ये चौंकाने वाला आंकड़ा है जो अब मैं दर्शकों के सामने रखने जा रहा हूं कि ओवरऑल जो पिक्चर निकल के आ रही है इस सर्वे के बाद, वो ये है कि अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एनडीए को 362 सीटें मिल सकती हैं। 362 सीटें एनडीए जीत सकता है। राहुल गांधी को यानी कि यूपीए को अगर आप कह लें तो कुल मिलाकर के 97 सीटें मिल सकती हैं आज के हालात में, अगर आज लोकसभा के चुनाव पर वोट डालने के लिए जनता से कहा जाता है तो 362 एनडीए यानी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी यानी यूपीए को 97 और अन्य को 84 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये इसकी तुलना अगर आप 2019 के नतीजों के साथ करते हैं तो और ज्यादा तस्वीर साफ हो जाती है। तो वो तुलना भी एक बार हम लोग कर लेते हैं 2019 में क्या हाल था। तो एनडीए की जो स्थिति थी 2019 में 348 थी, आज वो बढ़कर 362 होती हुई दिखाई दे रही है। तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि 14 सीटों का इजाफा है ये एनडीए में। और आपको बता दें कि अगर बीजेपी की अकेले बात करें तो बीजेपी अपने दम पर 303 सीटें जीती थी 2019 में और आज की परिस्थिति में वो 326 सीटें जीत सकती है। तो 23 सीटें तो बीजेपी अपने दम पर एक्स्ट्रा जीतने की पोजीशन में है आज, और ये है भरोसा जो आज के हालात में तमाम विषयों के बावजूद लोग नरेंद्र मोदी पर जता रहे हैं। सौरभ, हालांकि सर्वे है लेकिन सर्वे का नंबर। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आपने देखा कि गोदी मीडिया अभी से नरेंद्र मोदी को जिताने में लग गया है। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अभी पौने 2 साल के लगभग लोकसभा चुनाव है और माहौल बनाने का काम, पार्टी को जिताने का काम गोदी मीडिया को सौंप दिया गया है और वो सर्वे करने लगा है और सर्वे करके एक तरफा नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में 2014 से ज़्यादा 2019 में, 2019 से ज़्यादा 2024 में सीटें दे करके जिताना चाहता है। आपने देखा कि 362 सीटें एनडीए को दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को 326 सीटें। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिली थी और इस बार 2024 में अभी से घोषणा कर दी गई है कि 326 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। कैसे मिलेगी, कैसे इन्होंने सर्वे किया, लोगों ने क्या कहा सर्वे में, उसका कोई डिटेल नहीं है। तो इस तरह से गोदी मीडिया सिर्फ इंडिया टीवी ही नहीं है, बहुत से चैनल हैं, बहुत से अखबार हैं जो अभी से जिताने में लग गए हैं नरेंद्र मोदी को। उसमें नवभारत टाइम्स का नाम लिया जाता है, एबीपी न्यूज़ का नाम लिया जा सकता है, आज तक भी है। जितने भी बड़े चैनल हैं सभी एक मुहिम छेड़ दिए हैं प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और यह कहा जा रहा है कि नेहरू के अलावा आज तक कोई 3 बार प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं है और अगर कोई होगा तो वो होंगे नरेंद्र मोदी। और इस बात की भी याद दिलाई जा रही है कि अमित शाह ने कुछ समय पहले कहा था कि 40-50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को भारत के राजनीतिक क्षितिज से हटाया नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ही 40-50 सालों तक राज करेगी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी गोदी मीडिया, अपनी पालतू गोदी मीडिया से कह करके अभी से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हर तरकीब, हर तौर तरीके अभी से अपनाने शुरू कर दिए हैं। बूथ लेवल पर काम भी शुरू हो गया है और बूथ लेवल पर काम करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी का काम है कि बूथ को मजबूत करना। इसी तरह से पिछली बार जिन 144 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी उन पर भी भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि 144 सीटों पर कैसे और क्यों हार हुई थी। उसके लिए भी एक टीम बनाई गई है, 3 सदस्यीय टीम है और उसमें नरेश बंसल को जिम्मेदारी दी गई है, टीम लीडर उन्हें बनाया गया है।
इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है बूथ लेवल पर, और जिन सीटों पर हारी थी उन सीटों की कमियों को जानने के लिए और संगठन का कार्य मजबूत कर रही है। और उधर विपक्ष का कहीं अता पता ही नहीं है। कभी ममता बनर्जी सामने आती हैं और अपने नेतृत्व में सबको संगठित करने की बात करती हैं, कभी सोनिया गांधी सर्वदलीय बैठक बुलाती हैं, उसमें कोई आता है कोई नहीं आता है। आम आदमी पार्टी अलग अपनी ढपली अपना राग अपना रही है। जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष में सब अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, सब अलग अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। मायावती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनी रहना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती हैं क्योंकि ईडी आईडी का शिकंजा उनके ऊपर कस सकता है। इस तरह से भारत की राजनीति में अभी लगभग 1.25 साल है चुनाव। अप्रैल 2024 में चुनाव होगा और 20 मई 25 मई तक के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके पहले अभी लगभग 1.25 साल है और इन 1.25 साल बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है विपक्ष के लिए रणनीति तैयार करने में, मोर्चा बनाने के लिए और जनता को अपनी बात समझाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराइयों को, उनकी कमियों को, उनकी एंटी इनकम्बेंसी को समझाने के लिए अभी से विपक्ष को सामने आ जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ है। अगर कोई सक्रिय है तो राहुल गांधी सक्रिय हैं, सोनिया गांधी सक्रिय हैं, लेकिन इनकी पार्टी इतने जर्जर हो चुकी है कि सिर्फ कांग्रेस अपने बूते भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती है। हालांकि कई राज्यों में टक्कर तो दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को और कई राज्यों में हरा भी सकती है, लेकिन बाकी राज्यों में जो विपक्षी नेता हैं, जो विपक्षी छत्रप रह चुके हैं या विपक्षी छत्रप हैं, उन्हें साधना होगा अपने अपने प्रदेश की राजनीति को। तभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से और तीसरी बार शपथ लेने से रोका जा सकेगा। वैसे पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगाना अभी से शुरू कर दी है और जिस तरह से बूथ लेवल से लेकर के संगठन लेवल तक काम हो रहा है उससे यही कहा जा सकता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की अपेक्षा चुनाव प्रचार, चुनाव से संबंधित रणनीति बनाने में आगे है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है जैसा कि गोदी मीडिया कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार इतिहास रचने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अभी तो सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर विपक्ष की यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से गोदी मीडिया जो कह रहा है वह हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ सकते हैं। इसलिए विपक्ष को और जितने भी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों के अलावा जितने समाज सेवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी देश प्रेमी देशभक्त हैं, अगर वो विपक्ष को इस काम के लिए आगे बढ़ाएं और अपना समर्थन दें, बुद्धिजीवी वर्ग है, अगर ये लोग अपना समर्थन दें तो अभी बहुत टाइम नहीं गुजरा हुआ है और अभी बहुत टाइम है भी चुनाव जीतने के लिए, रणनीति बनाने और संगठन को तैयार करने के लिए अभी बहुत समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि विपक्ष को जिस तरह से मजबूती दिखानी चाहिए उस तरह से वह मजबूती दिखाने में सक्षम हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों में चित्रकूट में एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, 3 दिनों तक चलेगा। वो शिविर चल रहा है और वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है चुनाव जीतने के लिए, धांधली करने के लिए, रातों रात समीकरण बदलने के लिए, इसके लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। हो सकता है कि नंबर 2 के कार्य भी सिखाए जा रहे हों इस ट्रेनिंग में, कि जहां पर
चुनाव हारने की गुंजाइश हो, वहां पर किसी भी तरीके से, नंबर 1 तरीके से या नंबर 2 तरीके से, वैध तरीके से या अवैध तरीके से, किसी भी तरीके से चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। और इन्हीं बातों की ट्रेनिंग दी जा रही है चित्रकूट में प्रशिक्षण शिविर में, जिसमें अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आरएसएस के प्रचारक भी। ये वही आरएसएस के प्रचारक हैं जो चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, गली-गली टहलते हैं और लोगों को प्रलोभित करते हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हैं। ये वही लोग हैं। तो इस तरह से भारत में की राजनीति में जो एक उछाल आने जा रहा है और अभी से चुनाव जीतने का जो हवा बनाया जा रहा है, उसका एक नज़ारा गोदी मीडिया सामने रख रहा है। लेकिन अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्यवार स्थिति क्या है। तो दक्षिण से लेते हैं। दक्षिण में पहला नंबर केरल का है। केरल में भारतीय जनता पार्टी का रंच मात्र भी जनाधार नहीं है। पिछली विधानसभा चुनाव में एक सीट मिल गई थी और इस बार वह सीट भी नहीं मिल पाई केरल में भारतीय जनता पार्टी। वहां कम्युनिस्टों का राज था। कभी कम्युनिस्ट जीतते थे, कभी कांग्रेसी जीतते थे, एक के बाद दूसरे का नंबर आया करता था। लेकिन पिछले विधानसभा में कम्युनिस्टों ने इतिहास रच दिया और 2 बार विधानसभा चुनाव जीत लिया और वहां पर कांग्रेस की हालत तो पतली है ही, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नाम लेवा भी नहीं है वहां पर। तमिलनाडु आइए, स्टालिन है यहाँ के मुख्यमंत्री और ये पिछड़ी जातियों की सरकार यहाँ हमेशा बनती रही हो, चाहे वो जयललिता की रही हो, चाहे वो करुणानिधि की रही हो, चाहे वो स्टालिन की हो। हमेशा यहाँ पर पिछड़ी जातियां हावी रही हैं राजनीति में और आज भी हावी हैं और आगे भी हावी रहेंगी। यहाँ पर ब्राह्मणवादियों की दाल नहीं गलने वाली है। यहाँ पर सवर्णवादी मानसिकता वाली भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली है। और रही बात आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की आंध्रा इकाई में जिस तरह से गुटबाजी कायम है और एक दूसरे से कार्यकर्ता की सहमति नहीं बन पाती है, इस तरह से आंध्र भी भारतीय जनता पार्टी को जीत पाना मुश्किल है। कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसे कांग्रेस सरकार को तोड़ करके बनाया गया था, चुनाव जीत करके नहीं बनाया गया था। और जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने की जीत नहीं हुई थी, वहां पर सरकार गिरा करके और वहां पर सरकार बनाई गई थी। उन्हीं में से एक कर्नाटक भी है। कर्नाटक में जो स्थिति है, यहां पर 50-50 मुकाबला होने का वाला है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी भी ताल ठोकेगी और कांग्रेस भी ठोकेगी। अब देखिए इसमें कौन आगे बढ़ता है, ये तो समय ही बताएगा। रही बात गुजरात की, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में हार होने जा रही है और ज्यादा उम्मीद है कि वहां पर विधानसभा चुनाव पंजाब की तर्ज पर आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पर जनाधार बना चुकी है और जिन क्षेत्रों में उसका जनाधार नहीं है, वो स्थानीय चुनाव में भी उसे अच्छी सीट हासिल हुई है। और जिस तरह से दिल्ली मॉडल को लेकर के गुजरात में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सक्रिय है, उससे लगता है कि गुजरात भी मोदी के हाथ से जाने वाला है, विधानसभा के लिहाज से भी। और अगर विधानसभा के लिहाज से गुजरात में हार हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात से नहीं मिलने वाली। अब रही बात हरियाणा की, किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। पंजाब तो उसके बस की बात ही नहीं है। पंजाब में तो उसकी एक भी सीट नहीं आ सकती है, न पंजाब में उसके विधायक हैं। पंजाब आम आदमी पार्टी के हवाले है और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। हरियाणा में
भारतीय जनता पार्टी का जनाधार 2014 में भी था, 2019 में भी था, और इन दोनों लोकसभा चुनाव में हरियाणा से अच्छी जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से और वहां के स्थानीय सरकार के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की अगर विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें भी हार होगी, और लोकसभा चुनाव में तो हार होना निश्चित ही है। किसान जब गोलबंद हो जाएंगे, किसान जब उनकी बातें नहीं मानी जाएगी और उन्हें फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, और वहां पर किसान, हजारों किसान अभी किसान आंदोलन के समय जेल में बंद हुए थे और अभी उन्हें रिहा नहीं किया गया, और जितने किसान मारे गए थे उसमें काफी संख्या हरियाणा में थी, और उन किसानों को सहायता राशि तक नहीं मिल पाई है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ अगर किसी माना जाता है किसी राज्य को, तो वो हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। रमन सिंह वहां के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, और रमन सिंह की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं चल रही है, नहीं सुनने में आ रही है, वे खबरों में नहीं आ रहे हैं कि कोई आंदोलन कर रहे हो या वोट बटोरने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की अवहेलना कर रहे हों, उनकी निंदा कर रहे हों, उसकी आलोचना कर रहे हों। लगता है कि जैसे वे एक राजनीतिक वनवास झेल रहे हैं और अभी तक मुख्यमंत्री न बन पाने के सदमे से उबर ही नहीं पाए। राजस्थान की बात है तो राजस्थान में गहलोत सरकार मजबूती से काम कर रही है, और भले ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पायलट को, सचिन पायलट को आगे कर दिया हो और सरकार को गिराने की कोशिश की हो, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गली और सचिन पायलट एकनाथ शिंदे नहीं साबित हो सके। और दूसरी बात, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में टूट है, गुटबाजी है। एक गुटबाजी का नेतृत्व करती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, और दूसरी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। तो इस तरह से जहां पर गुटबाजी होती है वहां पर जीत हासिल कर पाना मुश्किल सा हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या कोई स्थानीय सरकार। गुटबाजी यहां पर हावी हो जाती है, वहां पर उस पार्टी का चुनाव में जीतना मुश्किल हो जाता है। तो राजस्थान में भी अपेक्षित कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी जितना पहले मिल चुकी है, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अभी है और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। और लोकसभा चुनाव तक कैसी स्थिति रहती है कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वहां की गुटबाजी को देखते हुए, वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि वहां कमल खिलने वाला नहीं है। अब रही बात जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 370 धारा लगने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां का मुस्लिम समुदाय गोलबंद हो गया है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकती है, कुछ सीटें जरूर मिल सकती हैं। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश, जहां पर कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर भी स्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की सभाओं में भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, और सत्तारूढ़ पार्टी की भीड़ में पार्टी की रैलियों की भीड़ ही नहीं इकट्ठा हो रही है, उसे भीड़ इकट्ठा करनी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी वहां जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रही है, उसी तरह से कर रही है जैसे पंजाब में की थी। आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन तीनों जगहों पर निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में भी अच्छा काम करेगी, ऐसा अभी का आकलन कहता है। अब रही बात सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, लेकिन जिस तरह से अंदरूनी कलह मची हुई है,
गुटबाजी हावी है और आए दिन मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। न सिर्फ राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे रहे हैं, बल्कि अमित शाह को, गृह मंत्री को भेज रहे हैं इस्तीफा। गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा भेजने का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में मोदी के बाद कौन के लिए लड़ाई छिड़ी है और जंग छिड़ी है, और उस जंग में कौन आगे होगा? योगी आगे होंगे या अमित शाह आगे होंगे? और अमित शाह गुट के जो नेता योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में हैं, वे निश्चित रूप से भले ही योगी आदित्यनाथ के अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी वफादारी वे अमित शाह के प्रति दिखाते हैं। इसीलिए अमित शाह को इस्तीफा भेजा गया है। और दूसरी बात, दूध की जली बिल्ली मट्ठा फूंक करके पीती है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कम समय में प्रचार करके और जीत हासिल करने की कोशिश की थी, अब वे रास्ते पर आ गए हैं और अभी से लोकसभा चुनाव जीतने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, जो कुछ करना चाहिए सकारात्मक ढंग से वे कर रहे हैं। रही बात बिहार की, तो बिहार में नीतीश कुमार के हाथ में है कि वे लालू यादव के साथ जाते हैं या मोदी के साथ रहते हैं। अभी के देखते हुए तो उन्हें कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी गलबहियां चल रही है और ये ओबीसी जनगणना के मुद्दे पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा हैं, क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी किया है। डेलीगेशन को लेकर के जिस नीतीश कुमार पहुंचे थे, विपक्ष के लोगों को भी लेकर के, पिछड़ी जात के नेताओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से मिल करके ओबीसी जनगणना कराने की बात कही थी और उस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। तभी से नाराज बैठे हैं नीतीश कुमार ओबीसी जनगणना को लेकर के, और वे अब अपने खुद राज्य में जनगणना कराने जा रहे हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है, हमें लगता है वो नहीं हो पाएगा। न तो उसका हिंदू राष्ट्र बन पाएगा और न वो दोबारा सत्ता में आ पाएगी। गोदी मीडिया को तो विज्ञापन के जरिए पैसा खिलाया जा रहा है और उसे खरीद लिया गया है, और खरीदा हुआ शख्स अपने स्वामी भक्ति में लीन नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वो निश्चित रूप से अपने मालिक को जिताने की भरपूर कोशिश करेगा, ताकत लगाएगा और अभी से माहौल कायम करने की कोशिश करेगा। इसलिए गोदी मीडिया अगर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार 362 सीटों के साथ प्रधानमंत्री बना रहा है, तो इसे सहज ही